आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री जिसने रुपहले पर्दे पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। हमने सोते दिया जगाए जाने का करीबो। कभी उन्होंने आपको जज्बाती किया तो कभी आपको हंसाया। वो अभिनेत्री जिसके पास है अपनी यादों का पिटारा। ऊंची है बिल्डिंग, हे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है। अदाकारा उपासना सिंह। मैं तो सालों से यही काम कर रही हूँ, मेरे माँ बाप भी यही काम करते थे, हमारा तो जी खानदानी पेशा है। आज सुनिए उपासना सिंह से जी श्याम की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। पंजाब के एक शहर से मुंबई आकर जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने अभिनय के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखलाया है जो दर्शकों को भी खूब पसंद आया है। टीवी के एक कॉमेडी शो में आप जो हैं बुआ के रूप में जो है बहुत लोकप्रिय हुई हैं। आपने हास्य पुट डालकर उसे और उस किरदार को जानदार बनाया है, दर्शकों को खूब हंसाया है, विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया है, टीवी के कई धारावाहिकों में आप नजर आई हैं। आज ये जानी मानी अभिनेत्री उपासना सिंह जी विविध भारती के स्टूडियोज में हमारे सामने हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन दी है मेरी, और विविध भारती के सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उपासना सिंह जी जो कि एक बेहतरीन अदाकारा हैं, हीरोइन हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ इन्हें आपने एक डिफरेंट रूप में भी देखा है। फिल्मों में भी इन्होंने कॉमेडी की है, कॉमिक जो सीन्स किए हैं, लेकिन जब टीवी पर ये आई हैं, कॉमेडी शो कह सकते हैं, उसमें तो इनका जलवा जो है इतना बेहतरीन था कि बुआ जी ने सभी को बेहोश कर दिया था। तो वो हम बात करते हैं आपके कैरेक्टर की, बुआ की। जी बताइए ये कैसे ये रोल आपको ऑफर हुआ और कैसे लोगों ने इसे पसंद किया, कितने दूर तक गया आपका काम आपको लगता है? दूर तक तो ऐसा है कि मैं जब ये कैरेक्टर मैंने प्ले किया तो लोग अपनी बुआ का नाम कम लेते थे। वो बोलते हैं कि हम जब बुआ बोलते हैं ना तो हमें अपनी बुआ याद नहीं आती, उपासना जी आपका ही चेहरा नजर आता है। सो ये कितनी बड़ी बात है, ये लोगों के कितने दिल के करीब वो कैरेक्टर रहा होगा कि लोगों को अपनी बुआ भूल गई, उपासना सिंह बुआ दिखती है। मैं अभी भी एयरपोर्ट पे जाती हूँ यहीं तो मेरे पापा की उम्र के भी लोग बोलते हैं, अरे बुआ जी कैसी हैं? तो मैं बोलती हूँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो सबकी हरमन प्यारा वो कैरेक्टर रहा। वो एक शो आने वाला था अनिल कपूर जी का, 24/7 ऐसा कुछ शो का नाम था। उसका टेलीकास्ट थोड़ा डिले हो गया कि उनकी कोई भी रीजंस मुझे अब मालूम नहीं है। तो थोड़ा टाइम था पास, तो उन्होंने एक शो ऐसा लेके आना चाहते थे जो 20-21 एपिसोड का हो, उसके बाद वो फिनिश हो जाए क्योंकि फिर अनिल जी का शो आ जाएगा। तो उन्होंने कपिल को एक शो दिया, यही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कुछ ही एपिसोड्स थे उसके, और उन्होंने फिर वो कैरेक्टर्स जो कि कौन कौन रहेगा, तो कपिल मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो किसी से भी शादी, बस उसकी शादी हो जाए और वो जो है हर बुराई, अवगुण जितने हैं वो तमाम गुण उनमें है। हाँ अवगुण संपन्न संपन्न। तो वो मुझे बोले, और तब तक मैंने जो कैरेक्टर्स किए थे सबने मेरी तारीफ ही की थी कि इसकी आंखें ऐसी हैं, ये ऐसी सुंदर दिखती है, ये ऐसा, मतलब ऐसे मेरे को रोल्स मिले थे उस तरह से। हाँ, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो बिल्कुल अपोजिट था, वो कैरेक्टर के ऊपर ही था। हाँ कैरेक्टर ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम बिल्कुल मत करना ये, क्योंकि अगर तुमने कर लिया ऑडियंस तुम्हें वैसे ही देखने लगेगी। सही है। वो बोलेंगे अरे वो तो गंदी दिखती है, इसका नाक टेढ़ा है, इसकी आंखें भैंगी हैं, ये इससे कोई शादी नहीं करता, इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, और ऐसा तो लोगों के दिमाग में वो आने लगेगा। आप जिस तरह की बात करते हो वो वैसे ही दिखने लगेगा।
मैंने परसेप्शन जो है हाँ, आप बनाते हैं जो। लेकिन मैंने आपको बोला ना, फिर जो मेरा जो जुनून है जो काम के लिए और जो मेरा पैशन है वो हावी हो गया। मैंने उनको बोला कि ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है, मैंने और सब तरह के रोल्स किए हैं और कुछ टाइम की बात है तो करके देखती हूँ, देखा जाएगा। अगर नहीं आज तक लोगों ने पसंद किया है तो देखा जाएगा, मुझे लगता है कि मैं करूं। तो बोलते हम लोग डिस्कस करते हैं पर मर्जी मेरी होती है, या अगर वो भी कोई रोल करना चाहें तो डिस्कशन होती है। हम लोग ऐसा इंटरफियर नहीं करते कि नहीं करना ही, ऐसा ही नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। तो मैंने कपिल को यस बोला। कपिल ने मुझे बोला कि भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला उपासना सिंह को ले लो इस रोल के लिए, और उसके ऑडिशन भी नहीं हुआ। नहीं तो आप जानते हैं एक एक रोल के लिए पता नहीं कितने ऑडिशंस होते हैं। तो खैर हमने वो रोल किया मैंने, लेकिन फर्स्ट या सेकंड एपिसोड जब उसका टेलीकास्ट हुआ तो वो सुपर हिट हो चुका था शो, और वो कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया। पिट्टू कौन है ये आदमी, आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। तो वो जो मेरे डायलॉग्स लोगों ने बोलने शुरू कर दिए, और मुझे जो फीडबैक, क्योंकि टीम आती है वहां से ना चैनल की, तो उन्होंने मुझे देना शुरू किया कि उपासना ये तो मतलब, और मैसेजेस आने शुरू हो गए, ओ यू आर लुकिंग फलाना, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, और ये वो लोगों ने मतलब तारीफ करनी स्टार्ट कर दी मेरी। तो जो हमने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। लोगों को वो, मैंने उस कैरेक्टर को प्ले करने के टाइम हमेशा उसे बहुत ही इनोसेंटली प्ले करने की कोशिश की, तो वो एक जो भोलापन है जी 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 उस वो नजर आता कैरेक्टर है, का, वो नजर आता वो लोगों को पसंद आया, वो लोगों के दिल को लगा। वो बिल्कुल। कि वो बेचारी लगने लग गई कि हाँ एक बेचारी लड़की से क्यों शादी नहीं हो सकती या कैसे। वो बोलते तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम ऐसी दिखती हो, तुम वैसी दिखती हो। तो मुझे आता था वो यू आर लुकिंग लवली, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, ऐसा ऐसे ऐसे वर्ड्स आने लग गए मेरे लिए ना। और तभी तभी हमने, मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ, हम शो करने के लिए गए क्योंकि शो हिट हो गया बहुत बड़ा। तो हम स्टेज शो करने दिल्ली गए, और वहां पे सब लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं जैसा मेरा कैरेक्टर जी, है कैरेक्टर के कि हिसाब तेरे से कौन शादी करेगा, तेरे से कौन। तो मैंने देखा एक बच्चा जो है 10-12 साल का, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बार बार ना। तो वहां पे बाउंसर्स लगे होते हैं तो वो उनको आने नहीं दे रहे। मैंने उसको बोला आने दो, मैं स्टेज पे ही थी, मैंने कहा आने दो बच्चे को। तो बच्चा ऊपर आया, बोलता है आंटी मैं आपसे करूंगा शादी। मतलब उसको मेरे पे इतना तरस आया कि उसको लगा कि कोई नहीं कर रहा है इस बेचारी के साथ, मैं तो मदद कर दूं। हाँ तो मैं कर दूं। ओह माय गॉड, मुझे इतना प्यार नहीं, आया। वो भोलापन तो उसमें। सचमुच में आपके उस कैरेक्टर में तमाम बुराइयों के बाद भी जिस तरह से दिखलाया गया था, जी। मतलब दिखाना चाह रहे थे, उसमें आपका जो प्रयास था, जो भोलापन जो आपका अलग से जो नजर आता था, जी। इस वजह से लोगों का प्यार आपकी ओर बढ़ा। उस बिल्कुल। कैरेक्टर ने लोगों के बीच में अपनी जगह बना ली थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं वो जो डायलॉग्स हैं मेरे, वो भी मैं आज, सुनाइए कुछ दो एक अगर याद हैं तो। नहीं वो तो बहुत ही हिट है हाँ। कि आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। गर्ल। आपका पंजाबीपन आपको यहाँ पर काम आता है काफी। हाँ, उन्होंने जो मेरे को डायलॉग दिया था हाँ। वो था कि मैं 22 साल की हूँ, मैं बहुत ही हॉट सेक्सी और ग्लैमरस हूँ। हाँ। मैंने उनको बोला इसमें वो मजा नहीं है, इसको जब हम पंजाबी कैरेक्टर्स हैं तो इसको पंजाबी टोन में बोलते हाँ। हैं। तो मुझे सारी टीम बैठी थी, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप बोल के बताओ कैसे। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। तो वो बोलते अरे सब हंस रहे बोलते यही चाहिए। तो ये जो कौन है ये आदमी आपने हाँ, जो सुना, ये जो है, ये सलमान खान जी जब आए तो हम लोग बहुत सारा, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता था कि वो जो स्टार्स आ रहे हैं वो आगे से क्या बोलने वाले हैं। मतलब हम अपना थोड़ा प्रिपेयर करते थे, लेकिन उसी टाइम कई चीजें हम लोगों को पता चलती थी कि ये क्या बोल रहे हैं और उसका तो जवाब क्या है। हर हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं थी। तो सलमान जी ने भी बोला कि क्या है, तुमसे कौन शादी करेगा। तो मेरे मुंह से निकला कौन है ये आदमी। हाँ। उस टाइम सलमान खान को ये बोलना कौन है ये आदमी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। कैमरामैन 14 कैमरा थे हमारी उसको शूट कर रहे, ऑडियंस मतलब आपको एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे, इतना सबको लगा ओ माय गॉड ये उपासना ने क्या कह दिया, कौन है ये आदमी। सलमान खान जी को सन्न रह गए। और उसके बाद जो सलमान जी ने हंसना शुरू किया, वो नीचे लेट गए, वो सोफे से गिर गए, वो ऐसे। उसके बाद ऑडियंस हंस रही है, कितनी देर वो शॉट रुक गया, सिर्फ हंस रहे लोग, हंस रहे। तो फिर उसके बाद कपिल ने कहा कि इसे यूज करेंगे अब, ये वाला जो है ये तकिया कलाम रहेगा, कौन है ये आदमी। जो बड़े बड़े स्टार्स भी आएंगे ना, जैसे फिर तो मैंने हर एक को बोला हाँ। बिट्टू कौन है ये आदमी, जो भी आ गया हाँ, उसको बोला। तो फिर वो वाला हमने उसमें यूज किया। उसकी आपको मैं बताऊं टी शर्ट्स बन गई
लिखा हुआ उस टाइम मेरे पास भी पड़ी है एक टी शर्ट, उस पर लिखा है कौन है ये आदमी। मतलब इतना एक लाइन इतनी बड़ी हिट थी कि कौन है ये तो आदमी। पंच लाइन थे वो। हाँ, तो इस तरह से कई कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर कैरेक्टर को प्ले करने के टाइम बहुत कोशिश करते हैं कि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और आप एक यादगार रोल करें, पर चीजें जो है ना, जो डेस्टिनी में लिखा है, जिस तरह से लिखा गया कि ये चीज हिट होनी है या कुछ, मेहनत तो आप हर चीज में उतनी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कुछ मेरी चीज़- जिंदगी में आई हैं। और वो अपने आप हो जाता है कई बार। हाँ। लेकिन उसके पीछे खास आपका प्रयास भी रहता है, आपकी मंशा भी रहती नहीं, है। प्रयास तो मैं आपको बताऊं, बहुत मेरे से कहीं बेहतरीन एक्टर्स हैं दुनिया में, और हर एक एक्टर से कहीं ज्यादा। कई लोगों को तो चांस ही नहीं मिलता है, कई लोग तो दिखाई नहीं पाते कि वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं या कुछ। इतनी मजबूरियां हैं, कई लड़कियां घर से नहीं आ पाती हैं, कईयों को मौका नहीं मिलता है। तो ये जो सारा कुछ है, ये एक तो परमात्मा, मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इतना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे लगता है मैं वो डिजर्व भी नहीं करती जितना मुझे मिला है। तो मैं रोज थैंक यू बोलती हूँ भगवान की, इतना आशीर्वाद आपका, इतना उपकार है मुझ पे, और मेरी मदर की जो दुआएं हैं। तो ये दो जो हैं, परमात्मा का जो हाथ है मेरे सर पे और जो मेरी मदर की दुआएं हैं, उसकी वजह से ये होता है। और बाकी आप भी मैं तो नहीं बोलूं। परोपकारी हैं, आप भी तो उपकार करती हैं, जीव जंतुओं को अपना मानती हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं एनिमल लवर हूँ। बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब मेरे पास 22 जानवर थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने रखे हुए थे। उसके बाद मैं बहुत बिजी रही हूँ अपनी लाइफ में, जैसा मैंने बताया, मैं 3-3 शिफ्टें करती रही, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं थोड़ा सा इनसे दूर भी हो गई। आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं उतना नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था। लेकिन अब मेरे पास, अब मैं बहुत सारा काम छोड़ देती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अब सुबह के 2-2.5 घंटे और शाम के मेरे 1-1.5 घंटा मैं स्ट्रे एनिमल्स के साथ, स्ट्रे कैट्स हैं या डॉग्स हैं या कुछ भी, उनकी सेवा में मैं बिताती हूँ। और वो जो सुकून मुझे मिलता है, मुझे लगता है उनको जो मैं खाते हुए देखती हूँ खाना, उनको जब मैं, उनकी कोई चोट लगी है उनको मैं जब दवाई लगाती हूँ, उनकी जो आंखें मैं देखती हूँ, उनका जो प्यार मैं अपने लिए देखती हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मुझे मिलता है। मैं कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं नहीं जाती। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, 8 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक मैं सड़कों के ऊपर घूम रही होती हूँ, मतलब उनको खाना खिलाने के लिए और सब। तो वो मुझे लगता है मैं मंदिर जा रही हूँ, और जब वो खाना खा रहे होते हैं, मुझे लगता है कि इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं मिली जितनी मैं उनको खाते हुए देखती हूँ तो मिलती है। और जब कोई जानवर को मारता है ना, तो जिंदगी में कभी किसी को मैं बद्दुआ नहीं देती, कुछ नहीं करती, पर मैं सारा दिन, उस दिन आपके सामने मैं बोल रही हूँ, कन्फेस कर रही हूँ कि मैं उस आदमी को बद्दुआ देती हूँ। हर गॉड के साथ देखो जानवर है, हर गॉड के साथ आपको कहीं शेर दिखेगा, कहीं चूहा दिखेगा। मंदिरों में आप उनकी पूजा करते हो, और बाहर जब जो रियल में वो आपको मिलते हैं तो आप क्या करते हो उनके साथ। और सबसे बड़ी जो बात है ना हमारी, तब वो एनिमल क्रुएलिटी एक्ट है, जो कि अगर आप किसी जानवर को मारते हैं तो उसकी जो सजा है वो 50 रुपए है। 50 रुपए तब था ये कानून जब 50 रुपए की वैल्यू थी। तो मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, बहुत एनिमल लवर्स इस वक्त सुन रहे होंगे, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जानवरों को, जो दिन रात लगे हुए हैं उनकी सेवा में। तो ये एक्ट जो है वो चेंज होना चाहिए। इस कानून में संशोधन चाहते हैं आप? संशोधन चाहिए। पर श्रोताओं को क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि लोग जब कोई मार रहा है तो आप उसमें इंटरफियर कीजिए उस वक्त, कि आप अगर प्यार करते हैं तो आप वीडियो मत बनाइए। उस वक्त आप वो वीडियो बना के डाल देते हैं, किसने ऐसा कर दिया। तो वो वीडियो बनाने का टाइम है क्या? जब कोई मार रहा है आप उसके साथ खड़े तो होइए, उस जानवर के साथ आप उसको बोलिए तो सही कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये करना चाहिए उनको। अगर आप खाना देते हैं ना और उनके सर पे हाथ फेरते हैं, वो कभी भी आपको नहीं काटेगा। आप उसे प्यार करिए, ये उनका भी संसार है जितना आप पालतू जो होते हैं, बिल्कुल पशु या जी। पक्षी, तो उन्हें तो प्यार करते हैं लोग। मेरे पास 4 कैट्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं। मैंने सड़क से उठा के वो जो जिनकी किसी की मदर मर गई या कुछ, तो बहुत छोटी छोटी कैट्स को लाई थी। आज वो चारों बड़ी हो गई हैं, मेरे पास हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये जो दूसरी वाली कैट्स आप लेके आते हैं, पर्शियन कैट्स और फलाना, और या डॉग्स भी बाहर के लाने की क्या जरूरत है जब आपके इंडिया में इतने खूबसूरत हैं। तो वो इतना मुझे प्यार करती हैं। मैं जब शूटिंग से घर जाती हूँ या उनको ये भी पता चल जाता है कि मैं आउटडोर जा रही हूँ, तो मेरे बैग पकड़ लेती हैं वो
तो वो इतना प्यार जो आपको मिलेगा वो इनसे भी मिल सकता है। सो आप अपने जानवरों को प्यार करिए, बाहर के लाने की बजाय आप अपनों को भी प्यार कीजिए। उपासना जी, आपकी सुंदरता की तारीफ के साथ इस बात की भी तारीफ करते हैं कि आप अच्छी भावनात्मक हैं और अपने संसार से जुड़ी हुई चीजों से आप जुड़ी हुई हैं। अच्छा लग रहा है आपकी ये बातें सुनकर। थोड़ा इमोशनल हो जाएगा व्यक्ति, और होना भी चाहिए। बस आपकी ये एक्टिंग नहीं है, लेकिन जब आप एक्टिंग करती हैं तो उस एक्टिंग में भी वो जो वेरिएशन है वो नजर आता है, और जो मॉड्यूलेशंस हैं वो नजर आते हैं। और खास करके जब कॉमेडी की बात आती है जी। तो कॉमेडी में आप बिल्कुल ही एक अलग तरह के किरदार में नजर आती है, और उसके लिए टाइमिंग की जरूरत होती है। आप बेहतर जानती हैं जी। कि टाइमिंग उसके लिए बहुत जरूरी होता है। पंच लाइन्स जो होती हैं वो बहुत जरूरी होता है। कितना लहराया जाए, कितना उठाया जाए, कितना गिराया जाए, मतलब तोल मोल के बोल जैसा होता है कॉमेडी करना। उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे। हम गाना गाना चाहेंगे और आपसे गवाना चाहेंगे। कौन सा गाना आप अपने श्रोताओं को सुनाएंगी? अभी हमने जानवरों के बारे में बात की, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं का एक गाना, आप हाथी मेरे साथी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, नफरत की दुनिया छोड़ के, आप गा के सुनाइए। आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, ये आपको किसने बताया? अब मुझे मालूम है। अच्छा, आपको पता भी चल जाती हैं चीजें। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। खुश रहना मेरे यार। सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस खत्म है साथी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के, नफरत की दुनिया को
दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। चलिए, इस गीत के बाद नफरत की दुनिया छोड़नी है, यह संदेश आपने भी दिया है। जो हमारे आसपास के पशु पक्षी हैं उनके साथ में भी हम प्रेम करें, और खास करके उनके साथ में जो हमारे पाले हुए नहीं हैं और अगल बगल आपको नजर आते हैं जिनका उस तरह से कोई घर बार नहीं है। बिल्कुल, मतलब लोगों को पेट लवर नहीं बनना है, उनको एनिमल लवर बनना है। कई लोग अपने घर के जानवरों को प्यार करते हैं, बाहर वालों को नहीं। ये क्या अजीब बात है। उनमें भी जान है, उनमें भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको भी दर्द होता है ना। मैं आपके जब यहाँ पे आई रेडियो स्टेशन पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग्स को खाना खिलाते हैं। जी जी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं एक तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग जो है बाहर, मुझे पता चला कि जैसे लंच टाइम होता है तो उनके लिए खाना लाया जाता है, डॉग्स वेट करते हैं। एक लेडी हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं डॉग्स को, सब यहाँ आते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत जगह है, इसलिए मुझे यहाँ पे आपसे बात करते हुए यहाँ बैठना और एक बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर लग रहा है। क्या बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। शुक्रिया। और जुदाई फिल्म में जो आप पर फिल्माया गया था गाना, जी, वो कौन सा गाना था? वो था शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। तो मुझे लगता है ये हर इंसान की जिंदगी की कहानी है। बोलते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो मुझे लगता है ये हर इंसान की जिंदगी की कहानी है। लोगों को बहुत पसंद आया था वो, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। अब्बा डब्बा जब्बा आ, अब्बा डब्बा जब्बा आ। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। शादी करने वाला बस शादी के दिन हंसता है, सारी उम्र वो रोता है इस जाल में जब फंसता है। दर दर भटके मेरे यार, देखो इस आफत का मारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अरे सुन मेरे हैरी रे, और सुन मेरे हिरवा, सुन हीरा लाल रे। सारे अगर गंवारे होते ना करता कोई शादी, कैसे चलती ये दुनिया, कैसे बढ़ती आबादी।
कोई शादी। कैसे चलती ये दुनिया, कैसे बढ़ती आबादी। ब्याह रचा के जो ना मैं तेरी मम्मी को लाता। बोल जरा पगले तू कैसे इस धरती पे आता। तेरे जैसा मुंह रखना पैदा हो कहीं दोबारा। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं धारावाहिकों की। जी। आपने कई धारावाहिक किए हैं, दूरदर्शन से शुरुआत आपने की और बचपन में तो आप दूरदर्शन में बच्ची का जो रोल वगैरह होता था उस वक्त तभी से जुड़ी हुई हैं आप। जी बिल्कुल। तो दूरदर्शन में जब नेशनल नेटवर्क पर आपने जो सीरियल्स किए हैं, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और बताइए। लेडी इंस्पेक्टर एक आता था, फिर मायका, फिर जैसे मैंने बताया सोनपरी, कपिल शो तो है ही, और मैंने 40 के करीब सीरियल्स किए हैं। मतलब कहीं तो मैं नाच बलिए में भी मैं होस्ट करती थी। बहुत सारे शोज मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो मैंने, परी हूँ मैं एक मेरा आता था, संतोषी माँ आता था। दूरदर्शन पे भी बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए हर चैनल के लिए। मतलब मायका वो भी बहुत बड़ा हिट था। तो काफी सीरियल्स में मैंने काम किया। फिल्मों में और सीरियल्स में अभिनय करते हुए अंतर क्या महसूस करती हैं आप? फिल्मों में एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन होती है। सीरियल में क्या है कि डायरेक्टर को ये बता दिया जाता है कि आपको 8 से 10 सीन एक दिन में करने हैं, क्योंकि टेलीकास्ट रोज के रोज चल रहा होता है, तो उसमें आप बारीकी में नहीं जा सकते। अच्छा। तो आपको सेम कैरेक्टर आपको प्ले करना है रोज, सेम आर्टिस्ट होते हैं, वही कपड़े पहनने हैं, और आपको वो जितना उनको ये होता है जल्दी करिए, ये सीन होने के बाद इमीडिएटली उपासना जी वो दूसरा ड्रेस पहन लीजिएगा, वो फलाने नंबर का सीन करना है, और ये वो, तो मतलब वहां बहुत जल्दी होती है कि कैसे भी करके हम इतना जो है अपना एपिसोड कंप्लीट कर लें। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने शूट कंप्लीट किया है, और नादानिया मेरा एक सीरियल आता था, मड में मैं शूट करती थी। मैं मड से अपने लोखंड वाला घर पहुंचती थी तो वो टेलीकास्ट हो रहा होता था। अच्छा। मतलब मैं शूट करके घर पहुंचती हूँ और वो टेलीकास्ट होता है। तो इतना ज्यादा सीरियल्स में मतलब उनको वर्क करना पड़ता है। और एक टाइम तो था कि मैं 6 सीरियल मेरे ऑन एयर थे, रोज 6 सीरियल आते थे मेरे, और मैं शायद 3 या 4 घंटे शायद सोती होंगी। मतलब मैं 3 शूटिंग तो दिन में करती थी। फिर उसके बाद उस टाइम मेरे को घर लेना था तो कई बार होता है कि आदमी को लगता है कि मेरे पास सब अच्छी गाड़ी आ जाए या ये घर आ जाए या पैसे कम पड़ते हैं और ऐसा, तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब मैंने घर ले लिया, सब हो गया, तो मैं शोज कर रही थी और तभी मेरी मदर की डेथ हो गई। फिर मैंने एक साथ ही सबको बोला कि अब जरूरत नहीं रही, मतलब मम्मी नहीं है तो क्या, मेरे को ऐसा लगा कि अब लाइफ ही खत्म हो गई, तो तब मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन मैंने बहुत काम एक साथ ले लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अब एक अच्छी जिंदगी है, क्योंकि मम्मी को जो घर पसंद था वो काफी महंगा था, जो फ्लैट में मैं इस टाइम रहती हूँ, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। हम वॉक करने के लिए जाते थे, एक जॉगर्स पार्क है लोखंडवाला में, वहां वॉक करते थे। मम्मी उस बिल्डिंग में रोज चले जाएं, तो मैं हर बार पूछूं तो मम्मी बोलते थे वो मैं फ्लैट देखने गई थी, वो 2nd फ्लोर पे बहुत ही सुंदर फ्लैट है। और फिर मुझे बोलते थे, मैंने कहा मम्मी हमारे पास घर है ना, अभी क्या जरूरत है, ये तो बहुत महंगा है, वो हमारे पास नहीं। तो मम्मी कितनी बार गए होंगे, कभी वो वॉचमैन को बोले मैं देखना चाहती हूँ पानी आ रहा है ठीक से यहाँ पे, कभी वो फिर वहां बैठ जाते थे। तो मेरे को एक दिन ये महसूस हुआ कि उपासना सिंह, जिस माँ ने तेरे लिए इतना किया, उनको एक चीज पसंद आ गई जिंदगी में और तुम वो भी नहीं ले सकती। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि कुछ हो जाए यही फ्लैट लेना है 2nd फ्लोर का, जो उन्होंने देख लिया। उसके बाद मैंने 6 शो लिए, 6 शो एक साथ, और मैं 2 या 3 घंटे के लिए घर आती थी, और मैंने बहुत जल्दी वो फ्लैट ले लिया। मैंने उसको बोल दिया, मैंने उसको पैसे जितने थे मेरे पास मैंने दे दिए। मैंने बोला ये फ्लैट नहीं जाना चाहिए, अगर मैं इस टाइम के दौरान आपको पैसे नहीं दूं, बिल्डर को मैंने बोला, तो फिर आप फ्लैट किसी को दे देना, लेकिन मैं आपको लगातार पैसे दूंगी। मेरे को चाबी तब देना जब मैं कंप्लीट कर दूं आपको ना पैसा। और मैंने बहुत जल्दी वो कंप्लीट कर दिया था। जो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन हुई वो फ्लैट लेने के बाद, आज भी मैं उसी घर में रहती हूँ। और मैं जब उसमें एंटर करती हूँ तो मुझे इतना सुकून महसूस होता है। उसमें आपकी माँ का आशीर्वाद भी बिल्कुल है। अपनी पसंद का कोई गाना बताइए, हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे अपनी मदर से बहुत प्यार है, और अब मम्मी नहीं है पर वो हमेशा रहेंगी मेरे साथ जब तक मैं हूँ। मदर का एक गाना है,
कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जहाँ तक आपने बात की है कि आप एनिमल लवर हैं, साथ ही साथ नेचर के साथ भी आपका वास्ता है और रिश्ते नातों को भी आप अहमियत देती हैं।
बहुत। मेरी बहन है, अब मेरी मदर दुनिया में नहीं है, मेरे डैडी भी नहीं है, लेकिन मेरी एक सिस्टर है जो कि मेरे लिए अभी मतलब सब कुछ है। बहुत मुझे प्यार करती हैं और उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया है। अगर गलत हूं तो भी वो मेरे साथ खड़ी हैं, मुझे पता है। तो इतना ज्यादा हमारा प्यार है। निरुपमा है उनका नाम। बचपन में क्या होता था, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैं जब 6-7 साल की थी तो मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। उसमें होल था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है मेरी। तो डॉक्टर्स ने कहा था पता नहीं 50% चांस है ये बचेगी या नहीं ना। तो उसके बाद मैं ठीक हो गई। मतलब चंडीगढ़ पीजीआई में मेरा ऑपरेशन हुआ था। वो 7-8 घंटे चला। 7 साल की थी तकरीबन। तो मेरे को डॉक्टर्स ने क्या कहा कि अगर ये लड़की रोएगी, ऐसे ऐसे सिसकी लेगी, तो इसके हार्ट पे असर पड़ेगा, तो इसको रोना नहीं चाहिए। तो ऐसे मतलब इसको इस तरह से रुलाना मत आप, जब तक इसका हार्ट स्ट्रांग नहीं हो जाए। स्टिचेस लगे हुए हैं ये वो। उसका मैंने बहुत नाजायज फायदा उठाया। तो मेरी बहन जो है उसको अगर 100 रुपए मिलते थे तो मैं 200 लेती थी। अगर उसको एक ड्रेस मिलती थी तो मैं बोलती थी मुझे दो। और मैं किसी भी चीज पे हाथ रख देती थी, मुझे ये चाहिए मम्मी। मम्मी बोलते थे ये तो महंगी है। अच्छा ठीक है ठीक। तो मैंने अपनी बहन को बहुत ये नौटंकी बचपन से एक्ट्रेस मैंने काफी फायदा उस बात का उठाया। तो मेरी सिस्टर ने कभी भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो ऐसे हाथ उसका हमेशा ऊपर की तरफ जाता था, नीचे की तरफ नहीं आता था। मैं उसको नोच नाच भी लेती थी कि मैं छोटी थी, मैं वो फिर उसी की शिकायत लगा देती थी। तो वो जो हमारा जो संबंध रहा ना, वो उसने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। इस जिंदगी में मेरी अभी एक ही ख्वाहिश है, मतलब मैं जब तक जिंदा हूं मैं उसको देखती रहूं। मैं अपनी बहन जो है, मेरी बड़ी बहन निरुपमा को बहुत प्यार करती हूँ। तो हम जब भी उसका बर्थडे होता है तो हम ये गाना, सब लोग बोलते हैं अभी तो वो गाएगी ना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने वो गाना उसको नहीं सुनाया हो। मतलब जब उसका बर्थडे है तो मैं वो गाती हूँ। मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, पर मैं उसके लिए गाना चाहती हूँ। गाइए बिल्कुल। आज बर्थडे नहीं है उनका, बावजूद इसके आप सुना मेरे लिए सकते उसका बर्थडे रोज है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है,
डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, ला 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 ला। अच्छा, जब सुकून घर पर मिलता है तो परिवार जो है उसके बारे में भी बताइए अपने श्रोताओं को, अपने परिवार के बारे में। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, वो एक्टर हैं, नीरज भारद्वाज उनका नाम जी। है। उन्होंने भी काफी सीरियल्स किए हैं। और मेरा बेटा है, नानक सिंह उसका नाम है। उसने 2 फिल्में की हैं अभी पंजाबी की, अच्छा। एज हीरो। वाह। और वो बहुत अच्छा एक्टर और बहुत अच्छा डांसर है। एक फिल्म तो मैंने ही डायरेक्ट की थी, उसका नाम था 11 दियां पौ 12। अब मैं डायरेक्ट भी कर लेती हूँ। पंजाबी फिल्म। पंजाबी फिल्म। हाँ, तो आपका अनुभव बिल्कुल आपको ये इजाजत देता है। जी। फिर उसने बाई जी कुट्टन की एक फिल्म की है, क्योंकि उसने 14 साल तक डांस सीखा है। हाँ। तो काफी जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया उसकी क्लासेस चलती हैं नानक की। वो वर्कशॉप्स लेता है और वो फुल जाती हैं। अभी शुरू किया उसने 5-6 महीने पहले। और मेरे जितने अवार्ड्स हैं मेरे पास जो भी हैं, मेरे से ज्यादा बड़ी अलमारी मेरे बेटे की है। वाह। मतलब बचपन से ही उसको शौक था। पहले तो मुझे भी ऐसे लगा कि शायद बचपन का शौक है, जैसे मेरे घर वाले समझते थे। बहुत मेहनत के साथ इस प्रोफेशन को वो अपनाने में लगा है। और मुझे लगता है कि जितनी ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि नानक एक दिन मेरे से तो बहुत बड़े, बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचेगा। हर माँ चाहती है उसका बच्चा बहुत बड़ा नाम करे। जब दुआओं में प्यार होता है तो उसका असर नजर भी आता है, जैसे आपके जीवन में आया है। जी। वैसे ही आपकी दुआओं में जो बेटे के लिए है वो नजर आएगा। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जो कैट्स वो आई हैं मेरे घर पे, मैं तो उसको बोलती थी कि मैं स्ट्रे कैट सबका करती हूँ, तुम घर पे मत लाना, क्योंकि मैं आउटडोर बहुत जाती हूँ। तो वो सारी जो कैट्स हैं वो नानक लेके आया है। अच्छा। मतलब उससे रहा नहीं जाता है जब कोई जानवर को कोई हर्ट करता है या कुछ। तो वो बहुत ही बड़ा एनिमल लवर है। अपनी पसंद का कोई गाना बताइए, हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। जब भी देश की बात आती है ना, मैं ना 2-3 चीजों पे ही रो सकती हूँ। या तो माँ की बात हो, या जानवर की बात हो, या वतन की बात हो। तो कभी भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट मैं जब देखती हूँ ना, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो लता जी का एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं जब ये बोलती हूँ तब भी मैं उसको फील कर पाती हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि आप श्रोताओं को वो गाना सुनाएं।
बिछा दे, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा, एक वक्त में आप 6 सीरियल्स में काम कर रहे थे, बिल्कुल। इतनी सारी फिल्में कर रही थी, फिर एकाएक नजर आना जो है आपका कम हो गया, वजह बतानी तो पड़ेगी आपको क्योंकि एक्टिव तो अभी भी आप उतनी ही हैं, वही ऊर्जा वही एनर्जी जो है नजर आती है, और आपका अभिनय है, आपकी बातचीत है, सब कुछ तो पर्दे के लिए बना हुआ है, क्यों आपने उससे दूरी बना ली? पहले मैं कई चीजें पैसे के लिए भी करती थी, लेकिन अब मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। तो एक टाइम ऐसा आता, अब मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ फिल्में, अब मैं डायरेक्ट भी मैंने की, जैसे मैंने आपको बताया। जी, जी। फिर उसके बाद मेरी इस टाइम भी 6 फिल्में हैं तकरीबन पंजाबी की जो रिलीज पे हैं।
अच्छा? पंजाबी फिल्में मैं काफी कर रही वाह। हूँ। मैं सीरियल नहीं कर रही। सीरियल मैं इसलिए नहीं करती, उसका मैंने आपको बताया कि सीरियल जो है ना, आप सुबह चले जाते हैं 9 बजे और रात के 10 बजे आपका पैकअप होता है। आप घर आते आते आपको 12 बज जाते हैं। फिर आपको सुबह ही 7 बजे के करीब निकलना पड़ता है, क्योंकि लोकेशंस बॉम्बे में जहां पे भी सीरियल्स चल रहे हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो मैं सीरियल्स करना बंद कर दिया, और मुझे उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो मेरे सुबह के 2.5-3 घंटे मैंने बोला एनिमल्स के साथ हैं, और रात के 1.5-2 घंटे, वो कौन करेगा। सही। लेकिन हाँ, मैं एड्स करती हूँ और मैं वैसा अब काम चाहती हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब मैं वो काम नहीं चाहती कि मैं सिर्फ कुछ पैसे के लिए मैं सारा दिन बिता दूं वहां पे और मुझे सेटिस्फेक्शन भी ना मिले। तो हाँ, डेफिनेटली वो फिल्में जहां पे मुझे लगेगा कि मेरे को ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें मेरे को परफॉर्मेंस वाइज मैं कुछ कर सकूं। तो मैंने कपिल का शो भी इसीलिए ही छोड़ा था। आपको पता है, सुपर हिट शो रहा वो। फिर मुझे एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मेरा कैरेक्टर जो है वो ऐसा नहीं रहा, या परफॉर्मेंस वाइज वो नहीं रहा। मुझे पैसे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मैंने उस टाइम तक मैंने सोचा पैसे ही सिर्फ वो नहीं होने चाहिए, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए काम करके। मैं ऑडियंस को, अगर मैं ही नहीं हंस रही, मैं ऑडियंस को कैसे हंसाऊंगी ना। ये चीजें मेरे लिए अब मायने रखती हैं, मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन। और अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं लाइफ की। जैसे उस टाइम मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मेरा जो करियर था, अब मेरे लिए एनिमल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो दर्शक आपको मिस कर रहे हैं जी, जो उनकी अपेक्षा है आपसे, उसके बारे में सोच रही हैं आपकी मैं जल्द? काम करती रहती हूँ। जैसे मैं रील्स में बना बना के डालती हूँ कॉमेडी की, लोगों को हंसाने के लिए। और मैं फिल्में कर रही हूँ। मेरी अभी भी 2 हिंदी फिल्में रिलीज पे हैं, मेरी 6 पंजाबी फिल्में रिलीज पे हैं। लेकिन मैं सिर्फ काम अभी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहती हूँ। कम और अच्छा काम करना चाहती हैं। इस मुकाम पर आकर इतना अनुभव आपने ले लिया है, जी। तो अब आप चाहती हैं कुछ अच्छी फिल्में बनाएं और कुछ अच्छे रोल्स जो आपको ऑफर होंगे वो आप करें। और मैं वेब सीरीज अब प्लान कर रही हूँ, कुछ जी, एक जी, वेब जी, सीरीज के लिए। OTT के लिए। जी, तो जी, मैं जी। उसमें परफॉर्म करूंगी, नानक भी आएगा उसमें। अच्छा, एक बात है, हमारे अपने जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जो काम हम करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई लोग हमसे मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को सुझाव देते हैं, एडवाइस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें एडवाइस करता है और वो एडवाइस हमें पसंद भी आती है। ऐसी कोई एडवाइस आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कभी किसी अनुभवी अभिनेता ने या डायरेक्टर ने आपको दी हो, जो आपको याद हो? ऐसी कोई एडवाइस याद है आपको? मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज बताती हूँ, फिर आप बोलोगे कि मैं अपनी मदर पे आ गई हूँ। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गाइड और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो मुझे कहते थे, मैं पहले पहले डरती थी क्योंकि मेरी एज भी छोटी थी, तो मैं किसी से बात करने से भी घबराती थी कि क्या रोल है, कौन एक्टर्स हैं, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। मैं हर चीज से डरती थी। तो एक दिन मम्मी ने मुझे बुलाया। मम्मी मुझे बोलते हैं कि जब भी तुम किसी ऑफिस में जाती हो या किसी से भी मिलती हो, एक तो तुम्हारे अंदर हरिओम का जाप चलना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो ओम, ये नहीं कि हम मुंह से बोलें, वो ओम अंदर ही तुम्हारे चलना चाहिए। और दूसरी बात, तुम ये सोचा करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं रखेंगे ना काम पे आपको, या उनको नहीं पसंद आओगे, तुम नहीं रखेंगे। तो ये चीज मेरे को बहुत काम आई। मैं एक बार कपिल शर्मा शो में अमित जी आए थे, अमिताभ बच्चन, और वो बहुत सीरियसली बैठे थे। शायद आपने वो एपिसोड भी देखा होगा जिसमें चंदन प्रभाकर रो भी पड़ा था। तो वो बहुत सीरियस बैठे, उन्होंने अपना लिख के दिया था कि ऐसे ऐसे करके कोई मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करेगा, ये नहीं होगा, ऐसा उनकी टीम बता देती है कि ऐसा ऐसा करके नहीं करना है। तो मुझे कपिल ने बोला कि तुम्हारा तो सारा ही फ्लर्टेशन ही होता है, मुझसे शादी कर लीजिए ना, क्या है आपने, तुम्हारा तो सारा वही होगा। तो अब वो रिएक्ट तो करेंगे नहीं अमित जी, तो तुम क्या करना कि तुम ऐसा बोलना, मुझे पता है आप दिल ही दिल मुझे चाहते हैं, और ऐसा करके उतर जाना। मैंने कहा ये क्या है, मतलब मैं आऊंगी 1 मिनट में उतर जाऊंगी मैं वहां पे ना। और वो एकदम सीरियस बैठे हुए हैं। कपिल भी अपना डायलॉग भूल रहा है। अमित जी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है जब भी वो आते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन में ही वो 3 बार भूल गया, अमित जी आपके सामने है, और फिर भूल जाए, फिर मतलब इतना टेंशन उस दिन सेट पे। और अब मेरी बारी आ गई, मैंने वही चीज किया। मैंने अपनी मम्मी को याद किया और मैंने वो हरिओम का जाप स्टार्ट किया, और मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। उस टाइम हर आदमी हिला हुआ था, हम एक्टर सारे पीछे शिवरिंग, जैसे कि कुछ नहीं हमसे हो पाएगा और ऐसा ऐसा। तो मैं गई, मैं जाते ही उनके पैरों के पास बैठ गई और मैंने बोला, इतनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, थोड़ा मेरे साथ नहीं कर सकते?
इतनी लड़कियों को अच्छे अच्छे गाने सुनाए हैं, शेर व शायरी सुनाई है, एक शेर मेरे लिए नहीं बोल सकते? अंदर से मैं कांप रही हूँ, मेरा दिल कांप रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरी वही उसमें हरिओम 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 पूरा जाप कर रही हूँ और मैं पूरा लगी पड़ी हूँ। और वो देख रहे हैं मेरे को ऐसे ही, और उसके बाद उनके फेस पे हल्की सी स्माइल आई। फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं कितना अप हुआ। मैंने सुनाइए मेरे को भी शेर, मेरे ऊपर भी गाना गाइए, मैंने तो इधर ही अपनी जान दे दूंगी, अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे मैंने इधर फांसी लगा लेनी है, मैंने ये कर लेना। मैं लगातार बोले जा रही हूँ। तो उन्होंने फिर वो जो रेखा जी पे सिलसिला का जो डायलॉग है वो बोलना शुरू किया, मैं और मेरी तन्हाई, और मैं पूरा एक्ट कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ उसके ऊपर। फिर बमन जी भी थे साथ में। मैंने कहा चलो आप नहीं कर सकते तो इनसे करा दीजिए मेरी शादी, ये ठीक है, थोड़े से गंजे हैं, थोड़े मोटे हैं, पर मेरे को पसंद हैं। वो अभी उन्होंने जो शोले में किया था ना कि धर्म जी को तारीफ करते हैं, तारीफ असल में नहीं करते कि ये जो है जुआ ही खेलता है, शराब ही पीता है, लेकिन है अच्छा इंसान। अब उन्होंने सेम स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि अरे उम्र ही ज्यादा हो गई है, पर कोई बात नहीं, तुम कर लो शादी, जुआ ही तो खेलती है, तो क्या हुआ। वो इतना हिलेरियस बना वो एपिसोड, मतलब बेस्ट एपिसोड है, और कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई लाइंस नहीं है उसमें कि पहले हम लोगों ने सोचा हम क्या करेंगे या कुछ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नुस्खा है ये मैं आज सबको दे रही हूँ, क्या बात कि जब आप ये सोच लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा तो आप जीत जाते हैं। क्या बात है, डर के आगे जीत है। तो ये जीत का नुस्खा जो है आपने हमारे श्रोताओं को भी दिया है। कितनी अच्छी बातें आपने बताई हैं। लग ऐसा रहा है कि आपसे बातचीत हम करते चले जाएं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे और उसके बाद भी हम आपसे बातचीत जारी कर पाएंगे। अभी जो आपने अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में, धारावाहिकों के बारे में, अपनी जो व्यक्तिगत बातें भी जो हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई हैं, विविध भारती के लिए हम तमाम श्रोताओं के साथ साथ विविध भारती के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपने सुनी अदाकारा उपासना सिंह से जी श्याम की बातचीत। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। ये इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।